हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, रेशनल एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अपने चैनल रेशनल एजुकेशन के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बीएड कोर्सेज़ को डिस्कस करता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें, ताकि उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर है उसको भी फ़ायदा मिल सके। तो आज जो मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो 4 गो टॉपिक है। वो चारों टॉपिक लिए हैं पेपर 5 जनरल स्कूल एंड सोसाइटी से। वो मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला जो टॉपिक बता दे रहा हूँ, जिसमें जनरल स्टडीज है, जिसको हिंदी में लैंगिक अध्ययन बोलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो सेक्स एंड जेंडर है, इसको हिंदी में सेक्स और लिंग बोलते हैं। तीसरा जो पैट्रियार्की है, इसको हिंदी में पितृसत्तात्मकता बोलते हैं। चौथा जो है ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की है, हिंदी में इसको नौकरशाही और पितृसत्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 4 टॉपिक लाया हूँ। इस चारों टॉपिक में जनरल स्कूल एंड सोसाइटीज़ जो है, इसको थोड़ा समझ लेना होगा, ताकि जनरल स्कूल और सोसाइटी में हमको क्या है, एक संबंध बैठा कर देखना होगा। जिसमें जेंडर क्या चीज़, एक सोशल एंटिटी है, यानी मतलब जेंडर जो है सोसाइटी हमको जेंडर जो है वह जेंडर जो है सोसाइटी निर्धारित करती है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, रूल्स एंड रोल्स एंड द नॉर्म्स डेट वी परफॉर्म इन सोसाइटी। मतलब कि हम जो सोसाइटी में अपने जो बिहेवियर, रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसके आधार पे सोसाइटी हमको क्या चाहिए, एक जेंडर इंटिटी यानी लैंगिक पहचान देती है। और स्कूल क्या है, स्कूल जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एक सोशलाइजेशन का काम करता है हमारे सोसाइटी में। और सोसाइटी एक अम्ब्रेला टर्म है, जो कि मतलब सोसाइटी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसको हम अंदर उसके नीचे जेंडर और स्कूल को रख करके देखते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि सोसाइटी में ही जो होता है स्कूल और जेंडर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने मतलब जो लोग अपने अपने काम करते हैं, इसमें जेंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने टॉपिक जो 4 टॉपिक है जनरल स्टडीज, उसका पहला टॉपिक जो है जनरल स्टडीज है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब लेकिन इसको मैंने क्या चीज़ एक क्वेश्चन के तौर पे फ्रेम किया हूँ। जो आप बीएड एग्ज़ाम जो दीजिएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मीनिंग एंड द फीचर्स, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरल स्टडी। मतलब जनरल स्टडी है, इसका मीनिंग और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। अच्छा, सेकंड इसी क्वेश्चन को और इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि व्हाट इज़ द जनरल स्टडी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। हिंदी में बोलेंगे तो इसको लैंगिक अध्ययन क्या है, या फिर इसके विशेषता को उल्लेखित करें। इस तरह से हिंदी में भी कुछ आ सकते हैं। तो इसको मैं ट्राई किया हूँ बाइलिंगुअल डिस्कस करने के लिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने के, लेकिन जो नोट्स है वो इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा सा अपने से यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। तो मैंने इसको पॉइंट वाइज इसको मैंने डिस्कस किया हूँ, तो पॉइंट वाइज मैं ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो इसको पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं अपने माध्यम से, अपने तरीके से। तो पहला पॉइंट जो है जेंडर स्टडीज में पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट, इसको हम लोग देखते हैं। जेंडर स्टडीज है क्या? तो जेंडर स्टडी जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को डील करता है। मतलब जेंडर स्टडीज को क्या चाहिए, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब जो हायर एजुकेशन जो शुरू होता है पीजी से, वहाँ पे जो होता है सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, टॉपिक भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। जिसमें जनरल स्टडीज़ क्या एक टॉपिक है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाकर क्या चाहिए, एक डिसिप्लिन के तौर पे आ जाता है। इसमें जो कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करने का मतलब यह होता है कि जेंडर स्टडीज़ को दूसरे सब्जेक्टों के साथ जोड़ कर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि जेंडर को हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं,
लिटरेचर में पढ़ते हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसको इंटर रिलेट करके मतलब पढ़ते हैं, इसलिए इसको इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोला जाता है। और इसका जो मेन मोटो जो होता है जेंडर स्टडीज में, वो जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रिप्रेजेंटेशन को मतलब पॉइंट आउट करना होता है। मतलब कि जिसमें कोई इंडिविजुअल है, उसका जेंडर आइडेंटिटी सोसाइटी में किस तरह है, वो अपने जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में, इस चीज़ को हम लोग क्या चीज़ जेंडर स्टडी में स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में यह है कि इसमें जेंडर स्टडी में हम लोग क्या क्या चीज़ को सब्जेक्ट मैटर रखते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं। तो पहला जो है वुमेन्स स्टडी है, दूसरा जो होता है मेंस स्टडी है, एंड तीसरा LGBT है। तो वुमेन्स स्टडी के कहने का मतलब होता है जो कि वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में, यानी औरत के परिप्रेक्ष्य में उनका सोसाइटी में किस तरह से रोल है या फिर किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यानी वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में बोलें, यानी औरत के परिप्रेक्ष्य में, तो जिसमें लैंगिक भेदभाव होता है, लैंगिक शोषण होता है, क्या चीज़ मेन या फिर वुमेन की बेस पर, तो इसको पढ़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को नहीं, वुमेन्स को भी किसी किसी सोसाइटी में वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण होता है, तो किसी किसी सोसाइटी में मेंस का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है और भेदभाव होता है। और यहाँ पे एक जो टर्म है LGBT, तो LGBT शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, LGBT का फुल फॉर्म ही L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। मतलब तो यहाँ पे इस तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। लेस्बियन जो होता है एक हमें फीमेल टर्म्स में देखा जाता है। इस लेस्बियन मतलब ये हो सकता है कि ऐसा फीमेल जो बायोलॉजिकली फीमेल है और वो सेक्सुअली, इमोशनली या फिर रोमांटिकली वो सेम सेक्स की तरह अट्रैक्टेड है, तो उसको क्या चीज बोला जाता है, लेस्बियन। गे क्या होता है, कोई मर्द है जो कि अपने सेम सेक्स की तरह या फिर सेम सेक्स या जेंडर की तरफ वो क्या करता है, इमोशनली, सेक्सुअली और रोमांटिकली क्या चीज़ अट्रैक्टेड है, उसको गे बोलते हैं। और बाईसेक्सुअल होता है जो कि दोनों सेक्स या जेंडर के प्रति क्या चीज़ अट्रैक्टेड होता है, सेक्सुअली, इमोशनली या फिर रोमांटिकली। और थर्ड जो है आपका ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर वो होता है जो अपने जो बायोलॉजिकली जो सेक्स या जेंडर है उसके विपरीत, उसके एगेंस्ट में जाकर के वो अपना जेंडर रिप्रेजेंटेशन करता है, चाहे वो हो सकता है ड्रेसिंग के माध्यम से या फिर हेयर स्टाइल के माध्यम से या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल माध्यम से। तो यहाँ पे जेंडर स्टडी जो होता है इस चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करता है। सेकेंड पॉइंट में यह डिस्कस किया गया है। और ये भी क्या कहते, इतना सिर्फ मेंस, वुमेन्स और LGBT के नहीं, कुछ समय में क्या चीज़ सेक्सुअलिटी को भी, लैंगिकता को भी अध्ययन करता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे जेंडर स्टडीज में क्या होता है। जेंडर स्टडीज में का जो थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जेंडर स्टडीज क्या चीज़ एक डिसिप्लिन है जो कि कौन कौन से, इसको पहले भी डिस्कस किया, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, वही है जिसमें लिटरेचर है, लैंग्वेज है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सिनेमा, इस तरह के सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ करके पढ़ना पड़ता है क्या चीज़ को, जेंडर स्टडीज को। यही तीसरे का पॉइंट में बताया गया है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4 है वो एक बहुत ही मस्ट फेमिनिस्ट है जो कि अपना एक बुक लिखती हैं, द सेकेंड सेक्स एक बुक लिखती हैं। उसमें जो था जेंडर को कैटेगराइजेशन, उसमें जेंडर के बारे में बताती है कि, और एक बहुत ही मतलब पॉपुलर है ये स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को लिखती है इसी द सेकेंड सेक्स बुक में अपने, वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स वुमन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई बायोलॉजिकली ओमेन यानी फीमेल नहीं जन्मता है, फिर भी यदि उसको ड्रेस या फिर बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको जो सोसाइटी जो होता है उसको वुमेन बना देता है, फीमेल बना देता है। जैसे में कि कोई मेल मेंबर है, बायोलॉजिकली मेल है, लेकिन वह ड्रेस जो है वो स्कर्ट या फिर कुछ ऐसा फीमेल जो पहनती है उस तरह का पहनता है, तो उसको उसी जेंडर के नज़रिए से लोग या फिर सोसाइटी
देखने लगता है और सोसाइटी उसको एक पहचान देता है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को, ये कोटेशन जो है इसको याद रखिएगा। फिर द बुक भी बहुत फेमस है, द सेकंड सेक्स, इसकी जो आपका सीटेट एग्जाम में भी आता है और बीएड में भी आप जो लिखिएगा वहाँ पे कोटेट कीजिएगा। इसको यदि कोट करके लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है या फिर अच्छा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इस द सेकंड सेक्स में ये भी बताती है कि जेंडर जो होता है, जेंडर डिफ्रेंशिएशन के वजह से ही, मतलब जो मेल को हमेशा का जो सुपीरियर पॉइंट किया जाता है, किस बेस पे, तो क्या किस बेस पे, तो रोल के बेस पे। मतलब जो मेल जो होता है कि उसका रोल क्या होता है, फीमेल का क्या रोल होता है। जिसमें मेल जो होता है सोसाइटी में या फिर फैमिली में हमेशा क्या चीज़, ब्रेड विनर की तरह उसको देखा जाता है। मतलब जो है फैमिली है, फैमिली को चलाने के लिए रुपया पैसा कमाना है तो बाहर जाएगा कौन, मेल मेंबर, और वो इसलिए इसको क्या चीज़, पोजीशन ऑफ पावर जो सोसाइटी फैमिली में दिया जाता है। 4 पॉइंट हो गया, बस मैंने 4 पॉइंट इसको किया हूँ। अच्छा, अब उसके बाद मैं चलता हूँ लैंगिक अध्ययन की विशेषता, यानी लैंगिक अध्ययन जान लिया, अब उसके बाद इसका विशेषता क्या है, यानी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसमें इस सबको डिस्कस करना होगा, इसकी विशेषता को, इसके इम्पोर्टेंस को। तो हो गया, ऊपर जितना भी डिस्कस किए हैं वो सब जेंडर स्टडी है क्या, ये सब हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है लैंगिक अध्ययन की विशेषता, फिर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेंडर, इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें पॉइंट है, इसमें भी मैंने पॉइंट वाइज ही इसको मैंने डिस्कस किया हूँ। तो पहला जो पॉइंट है ये को बोलता है कि जेंडर स्टडीज क्या चाहिए, एक एकेडमिक स्टडी होता है या फिर डिसिप्लिनरी स्टडी है। मतलब एक एज ए डिसिप्लिन जो होता है स्टडी किया था, पहले भी डिस्कस किया जेंडर स्टडी, जो कि फेनोमेना, जेंडर फेनोमेना को कैसे स्टडी करते हैं। जेंडर फेनोमेना क्या हो गया, वही जो कि अपना जेंडर को कैसे सोसाइटी में प्ले करते हैं, रोल करते हैं। और जेंडर स्टडीज ही है जो सब्जेक्ट जो है वो सेक्स और जेंडर में बाइफर्गेट करता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट यानी अलग करता है कि सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल होता है और जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। यानी सोसाइटी जो हमारा निर्धारित करता है जेंडर, हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार और हमारे और सब आदतों पे। सेकंड जो है हमारा टॉपिक जो है, अब से सॉरी ये इसी में जो होता है सेकंड पॉइंट जो है जेंडर स्टडीज में, इसको हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट कहता है जो जेंडर स्टडीज होता है वो मैनर और नॉर्म्स को क्या चीज़ देखता है, मतलब इस पे फोकस करता है क्या चीज़ पे, जिसमें कोई मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है तो उसका मैस्कुलिन बिहेवियर होता है और फेमिनिन बिहेवियर, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी मैस्कुलिन बिहेवियर और फेमिनिन बिहेवियर कैसे होता है सोसाइटी में, जिसमें इस चीज़ को जो होता है जेंडर स्टडीज देखता है। एग्जाम्पल में जैसे में कि जो एक मोस्ट बहुत ही मतलब कॉमन स्टेटमेंट है सोसाइटी में कि अ मैन नेवर वीप, मतलब कि मर्द नहीं रोता है, मर्द कभी नहीं रोता है। ऐसे हो सकता है क्या, इसका जो साइंटिफिकली देखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको क्या चीज़ एक सोशियली इस कंस्ट्रक्टेड किया गया है और इसी चीज़ को जो होता है जेंडर स्टडीज अध्ययन करता है। अ वोमन शुड नॉट लाफ लाउडली, मतलब कि एक औरत को क्या चीज़ जोर से नहीं हंसना चाहिए। ये जो सोसाइटी में एक प्रचलित ही है, कैसे, क्योंकि औरत को क्या चाहिए सबऑर्डिनेट करने के लिए। और मेन नेवर वीप के मतलब क्या हुआ, मैन नेवर वीप के मतलब जो होता है मर्द कभी नहीं होता है, इसका मतलब कि मेल उसको डोमिनेट करे, मेल को डोमिनेट अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए ऐसा स्टेटमेंट सोसाइटी जो होता है क्रिएट करता है। वोमेन शुड नॉट लाफ इन लाउडली, मतलब कि एक औरत को जोर से नहीं हंसना चाहिए। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि नहीं हंसे। तो ये सब जितना भी है, ये सब जो इस तरह का स्टेटमेंट या फिर जो स्टीरियोटिपिकल जो सोसाइटी में क्रिएशन या इस चीज़ को जेंडर स्टडी करता है। अच्छा, अब इसमें जो है थर्ड पॉइंट जो है इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है जेंडर स्टडीज इन्वेस्टिगेट्स हाउ जेंडर स्टडीज हाउ स्टीरियोटाइपिकल या फिर प्रीजुडिस मोडस ऑफ द मेन एंड द वोमेन डेवलप। मतलब थर्ड पॉइंट में यह कह रहा है जेंडर स्टडी जो होता है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, इस चीज़ को जांचता है कि सोसाइटी में जो होता है
जो मेल और फीमेल जो होता है या फिर मेन या वुमेन को लेकर कैसे स्टीरियोटिपिकल या फिर प्रीजुडिस जो होता है कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टीरियोटिपिकल मतलब क्या होता है, एक मिथ के तौर पे इसको क्रिएट किया जाता है। जैसे में कि माइन नेवर भी, अब ये क्या चीज़ है, एक मिथ ही है ना कि माइन को कभी नहीं रो सकता है। या फिर प्रिजुडिस मतलब मिसकॉन्सेप्शन, या फिर मतलब हमारा पूर्वानुग्रह हम अपने दिमाग में बैठाए रखते हैं, सोसाइटी इसको चीज़ को बना के रखा है। इस चीज़ को कहा जाता है जेंडर स्टडीज में इन्वेस्टिगेट करता है। और हाउ डू दे चेंज ओवर टाइम एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू चेंज ओवर टाइम, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण या फैक्टर है जो कि ओवर टाइम चेंज होता है और इसको क्या चीज़ करता है, चेंज होने में, बदलाव होने में इसको मदद करता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे कि जो पुराने समय में यह माना जाता है कि फीमेल हैज़ लेस माइंड देन मेल, सो फीमेल कांट स्टडी, मतलब पुराने समय में यह एक मिथ था, स्टीरियोटाइप था या प्रीजुडिस था कि फीमेल जो है, फीमेल के पास मेल के रेस्पेक्ट में दिमाग जो है कम होता है, माइंड जो होता है कम होता है, इसलिए उसको नहीं पढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के सिनेरियो में या कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जितना भी एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, नेट हो गया, जितना भी, या फिर कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें लड़कियां या फिर गर्ल्स या वुमेन्स क्या चीज़ करती है, वो हमेशा टॉप पे आती है। तो एक स्टीरियोटाइप हो गया और टाइम के अनुसार क्या चीज़ टाइम के में बदल गया। कैसे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज़ादी के बाद हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, संविधान में औरतों को क्या चाहिए, एक स्पेशल प्रिविलेज या फिर उसको क्या चाहिए, एक अधिकार दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया, तो आज सामने दिखाई दे रहा है। अनदर एग्जाम्पल में, दूसरे का एग्जाम्पल में बताया गया है, दूसरा एग्जाम्पल में बताया गया है कि अ मैन नेवर फील्स पेन, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता है। इस पे तो हंसी ही आता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्द को कभी दर्द ही नहीं होता है। मर्द को भी तो अपना उसके पास इमोशन होता है, वो इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता है। जब कभी दुखी होता है तो उसको, आदमी दुख होता है तो अभी नहीं रोता, तो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। यदि किसी को चोट लगता है, टूटता है, फूटता है, फिर कटता है, तो क्या उसको उससे ब्लड नहीं आएगा, तो मर्द कैसे नहीं रो सकता है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो इस तरह से सोसाइटी में स्टीरियोटाइप क्रिएट किया जाता है। 4 पॉइंट जो है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे चौथा जो पॉइंट है, यह कहता है जेंडर स्टडीज सी मेल एंड द फीमेल इन पैरेलल व्यू, मतलब जेंडर स्टडीज जो होता है मैन और वुमेन को, यानी मेल या फीमेल जो बायोलॉजिकली है, उसको क्या चाहिए, एक पैरेलल व्यू माने समानांतर नज़रिए से देखता है, एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखता है। तो एक दूसरों को बाइफरगेट या फिर आइसोलेशन में नहीं देखता है। दोनों मेल और फीमेल को क्या चाहिए, एकांत यानी अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। सोसाइटी है जिसमें सोसाइटी में जिसमें एग्जाम्पल में प्रोक्रिएशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें फैमिली एक्सटेंशन होता है, फैमिली परिवार बढ़ता है, उसमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंस है। अब जो है टॉपिक जो मेरा आगे बदलता है, क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडी। अभी भी हम लोग जेंडर स्टडीज ही पढ़ रहे हैं, लैंगिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या चाहिए, अब इसके आगे जो है लैंगिक अध्ययन का महत्व है, ठीक है। उसमें हम लोग लैंगिक अध्ययन का विशेषता देखे थे, आगे वाला टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में अब क्या देख रहे हैं, इसमें लैंगिक इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज या फिर लैंगिक अध्ययन का महत्व, यानी अब इसका थोड़ा हम लोग इसका लैंगिक अध्ययन का क्या महत्व है ये भी देखते हैं। मतलब जेंडर स्टडीज आया है तो क्यों आया है, इसका क्यों मतलब एक डिसिप्लिन या फिर इसको डिसिप्लिन के रूप में इसको क्यों रखा गया है। तो इसमें भी है जो फर्स्ट पॉइंट जो है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। जेंडर स्टडीज क्रिएट्स और राइजेज कॉन्शियसनेस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जेंडर अगेंस्ट या फिर जेंडर बायसनेस या फिर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जेंडर स्टडी जो होता है वो हमारे को क्या चाहिए, एक
कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। जनरल स्टडीज से पढ़ते हैं तो इसमें यही ना पढ़ते हैं कि जनरल स्टडीज में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर सबऑर्डिनेशन या फिर जेंडर एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उसको हम लोग पहले पहचानेंगे तब ना अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे या फिर अधिकार के लिए हम अपने आवाज़ उठाएंगे। तो यही होता है, जनरल स्टडीज में पढ़ने से हमारा क्या होता है, कॉन्शियसनेस राइज होता है, डेवलप होता है, जो कि किस चीज़ के, जेंडर एक्सप्लॉइटेशन, जेंडर बायसनेस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लैंगिक भेदभाव, लैंगिक शोषण या फिर लैंगिक असमानता के विरुद्ध जो होता है, हमको क्या चाहिए, एक कॉन्शियसनेस, चेतना को उजागर करता है। सेकंड पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। जेंडर स्टडी जो होता है वो हमको क्या चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे थोड़ा देख लो, CRITICL, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आलोचनात्मक सोच को हम हमारे अंदर क्या चीज़ इनकलकेट करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। जेंडर स्टडी हम लोग पढ़ते हैं तो यही नंबर का कॉन्शियसनेस आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रिटिकल थिंकिंग माने आलोचनात्मक, हम इसको आलोचना करेंगे कि नहीं, ये जो प्रिजुडिस है या फिर स्टीरियोटाइप जो है वो अगेंस्ट द जेंडर, ये सब गलत है। तो हम इसको क्या चीज़ करता है, जेंडर स्टडी से हमको क्या चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच को विकास करता है। थर्ड पॉइंट जो है, जेंडर स्टडी जो होता है वह सोशल जस्टिस एक्टिविज्म को प्रोपोगेट करता है, यानी सामाजिक न्याय की सुरक्षा है उसको क्या चीज़ कहती है, प्रसारित करता है जेंडर स्टडीज पढ़ने से यही फायदा होता है। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो होता है, जेंडर स्टडीज टीच इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। वही बात है जो पहले भी मैंने बता चुका है। जेंडर स्टडी जो होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड को क्या जी ये फॉलो करता है, ताकि मन अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसमें जेंडर का भेदभाव क्या है, जिसमें इकोनॉमिकली भेदभाव होता है, जिसमें अनइक्वल वेजेज होता है, अनइक्वल असमान मजदूरी दिया जाता है, या फिर मतलब सोसाइटी घर या फैमिली में ही मतलब छोटा जो है, जो बॉय बायोलॉजिकली मेल है उसको कुछ अलग रुपया में प्रिविलेज, जो मतलब स्पेशल प्रिविलेज के तौर पे उसको मतलब कुछ ज़्यादा रुपया दिया जाता है, मेला देखने जाना है तो, या फिर कुछ खरीदना है तो, या फिर फीमेल को थोड़ा कम, या फिर मतलब पहले जो होता है, जो वेज जो होता था, लेबर होता है, सेम वेज के लिए लेबर जो सेम करा, लेकिन उसका वेजेज जो होता है मतलब उसका मजदूरी जो होता है अलग अलग दिया जाता था। तो फिर हम लोग जेंडर स्टडीज आए तो इस चीज़ को उल्लेखित किया, जो डिस्क्रिमिनेशन था। तो यही जेंडर स्टडी जो होता है क्या बोलता है, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड को फोकस करता है, और जो कि हमको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक बदल जाता है। पहले जो था मेरा जेंडर स्टडी जो था, लैंगिक अध्ययन, अब यहाँ पे है जो है सेक्स जेंडर को क्या लिंग बोलते हैं, सेक्स को हिंदी में भी सेक्स ही बोलते हैं। अब इस तरह से बहुत सारा हमेशा जो होता है बीएड एग्जाम में देखने को मिलता है कि जेंडर, सेक्स एंड जेंडर को डिफ्रेंशिएट करें, यानी सेक्स और जेंडर में, सेक्स और लिंग में क्या चीज़ अंतर स्पष्ट करे, इस तरह से आता है। या फिर बहुत सारा एग्जाम, कोई सीटेट के भी एग्जाम में होता है, उसके कुछ स्टेटमेंट के बेस पे में भी वहाँ पे दिया रहता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसको भी मैंने पॉइंट वाइज ही इसको मैंने लिखा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान होता है। पहला जो समय सेक्स जो है, सेक्स में पहला जो है ये क्या चीज़, जिसमें बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल मतलब क्या चीज़, नेचुरल है। सेक्स जो है बायोलॉजिकल यानी नेचुरल है, जो कि हम लोग की बाई बर्थ हम लोग क्या चीज़ कुछ जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हम लोग बाई बर्थ यानी जन्म लेते हैं। अच्छा, ये सेकेंड पॉइंट जो होता है वो फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल और फीमेल में करता है। सेक्स जो होता है हमारा मेल और फीमेल में जो होता है फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या चाहिए, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो होता है मेल और फीमेल को जब देखिएगा, जो मैच्योरिटी जब होता है तो उस दोनों के अपीयरेंस में क्या चाहिए, बॉडली अपीयरेंस में क्या चाहिए, डिफरेंसेस पाया जाता है। और दोनों में क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जो होता है अलग अलग होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो होता है
एक क्या चीज़ जेनाइटल बेसिस पे क्या जाता है सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। सेक्स जो होता है हमेशा इतना नेचुरल है कि जेनाइटल बेसिस जो होता है से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उस बेस पे क्या चीज़ है सेक्स को बाइफरगेट किया जाता है, मेल या फीमेल में बांटा जाता है। और फिर से यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर से यहाँ देखते हैं। अब जेंडर पे आते हैं, लिंग क्या होता है। तो ये जो होता है पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड एंटिटी। मतलब कि सोसाइटी जो होता है, हमारा समाज जो निर्धारित करता है हमारे बिहेवियर, हमारे पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा के आधार पर जेंडर को इनकलकेट करता है। सेकेंड पॉइंट जो होता है, जेंडर जो होता है, जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर बिटवीन। हाँ, वही जेंडर को यूज ही इसलिए किया जाता है कि मेल और मेल या फीमेल, मेन एंड वुमेन में उसमें क्या उसके बिहेवियर में क्या चीज़ उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अलग करें। जैसे कि एक मैस्कुलिनिटी जिसको मर्दानगी बोलते हैं, मैस्कुलिनिटी, एंड द फेमिनिन माने स्त्रीलिंग होता है। अब इसके साथ जो है मैस्कुलिन बिहेवियर और फेमिनिन बिहेवियर क्या है, जिस मैस्कुलिन बिहेवियर मतलब मैचो, यानी उसको हमेशा क्या जी कंपेयर किया जाता है, शेर से किया जाता है। फेमिनिन जो स्त्रीलिंग है। अब इसको दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, जिसमें फेमिनिन पहले भी डिस्कस किया हूँ कि उसको जोर से नहीं हंसना है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि उसको जो फीमेल है उसको चार दीवारी के अंदर रहे, आवाज़ नीची आवाज़ में बोले। और मैस्कुलिन जो है वो मैस्कुलिन बिहेवियर हो गया जो हमेशा पहलवानी करे और उसकी आवाज़ जो है एकदम लाउड हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, एक नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एक सिमन डी बूबर जो है, सिमन डी बूबर जो वहीं द सेकेंड सेक्स बुक लिखती है, उसमें लिखते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन। मतलब यहाँ पे इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया कि वन इज नॉट बॉर्न रैदर बिकम्स अ वुमेन। मतलब जो एक बायोलॉजिकली जो होता है वुमेन नहीं जन्मता है, यानी बायोलॉजिकली वो मेल मेंबर है, लेकिन उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर जो होता है व्यवहार के आधार पे या फिर वेशभूषा के आधार पर उसको क्या जी वुमेन बना दिया जाता है सोसाइटी में। इसको डिस्कस करते हैं सिमन डी बूवर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, जेंडर हैज़ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। हाँ, तो वही बात है, जेंडर इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब क्या है, सोसाइटी मतलब एक्सपेक्ट करती है कि इस जो मेल है इसके साथ मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है, उसका दोनों का अलग अलग बिहेवियर हो, दोनों का अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेंडर, लिंग के विशेषता क्या होती है। तो इसमें पहला टॉपिक जो है, होता है जेंडर रेफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेन एंड वुमेन। समझे, जिसमें रोल्स हैं, यही बात है। जेंडर जो होता है हमेशा क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, ये मेन या और वुमेन में जो डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या चीज़ है, सोशली डिटरमाइंड का होता है। मैंने समाज जो है इसको अलग करता है उसके बिहेवियर के सिर्फ देख करके, उसके एटीट्यूड्स को देख करके, रोल को देख करके। सेकेंड पॉइंट जो है वो जेंडर के बारे में यह है कि जेंडर रोल्स आर लर्नड इन सोसाइटी। मतलब जेंडर रोल कैसे, जेंडर रोल हमको कैसे प्ले करना है, कैसे सोसाइटी में सीखना है। जिसमें कोई न्यूली बेबी बॉर्न है, मतलब जिसका जन्म हुआ है, जैसे 6 महीने 7 महीने का होता है, तो उसको क्या जी यदि मेल है तो उसको हमेशा बंदूक ले आके देते हैं, बंदूक से खेलेगा, या साल भर 2 साल के बाद तो वहाँ से सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ पे हम लोग जेंडर रोल को भी हम लोग सीखते हैं। अच्छा, फीमेल बेबी जो है उसको हम लोग का जो डॉल यानी गुड़िया देते हैं खेलने के लिए, या फिर उसको जो ड्रेसिंग जो है उसी मतलब तौर पे देते हैं, जिसमें फ्रॉक सूट लाते हैं। तो एक क्या चाहिए, एक क्या पे जेंडर जो लर्न जो है ये कैसे करते हैं हम लोग, सोसाइटी से लर्न करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, जेंडर इज क्या रिलेटिव या फिर रेशनल टर्म होता है, दैट इंक्लूड्स मेन एंड वुमेन। मतलब हमेशा जो जेंडर होता है हमेशा निश्चित है कि दोनों एक दूसरे क्या चीज़ एक रिलेटिव टर्म है, जैसे मेल और फीमेल, मेन एंड वुमेन दोनों एक साथ आएगा। इस चीज़ को क्या कहता है जेंडर में
किया था। जेंडर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक किसी जेंडर का डिनोट होता है। आप जेंडर के कहने का मतलब भी होता है मेल और फीमेल, यानी दोनों जेंडर के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर सिस्टम्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू, जिसमें एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द लेजिस्लेटिव एंड द कल्चर ट्रेडिशन। मतलब इसमें ये बोलता है कि जेंडर जो होता है इसको भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब संस्थागत किया जाता है। किस चीज़ के? तो एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैं अभी बोले ना, स्कूल में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद क्या? लेजिस्लेशन एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन में, कल्चर के थ्रू से। और स्कूल जिसमें एजुकेशन के सिस्टम से, एजुकेशन में देखिएगा जिसमें पुराना वाला एनसीईआरटी जो था उसमें एक फीमेल जो है रहती है, उस जो है सपोर्ट के तौर पे नीचे रहती है, और एक जो मेल जो है वो गाछ के ऊपर कोई फल तोड़ रहा है, तो वहाँ पे फीमेल को क्या चाहिए? एक सपोर्ट की तरह दिखाया जाता है। तो ये भी एक एजुकेशनल, जो एजुकेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स में भी वही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जो टॉपिक है, डिफिनेशंस ऑफ द जेंडर। अब यहाँ पे जो जेंडर जो है, अभी तक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक उसका जो होता है या फिर सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट है इसको देखें। अब यहाँ पे देखते हैं जो कुछ जो होता है, कुछ जो आपका फेमिनिस्ट है जो कि जेंडर को डिफाइन किया है, या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो कि जेंडर को डिफाइन किया है। तो इसको, इस डिफिनेशन को भी याद रखना जरूरी होगा, ताकि एग्जाम में इसको हम डायरेक्ट इसको कोट कर लिखें तो नंबर अच्छा मिलेगा। जैसे कि जी.आर. गुप्ता जो हैं, ये जेंडर को डिफाइन करते हैं कि जेंडर इज अ कल्चरल स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट दैट डिफरेंशिएट व्हाट वुमेन एंड मैन कैन और कैन नॉट डू इन वन कल्चर एज कम्पेयर टू अनदर। मतलब कहने मतलब ये जो जी.आर. जो गुप्ता हैं वो डिफाइन करते हैं जेंडर को, कि जेंडर का जो के कल्चरल स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट है। मतलब कल्चर और के अकॉर्डिंग टू कल्चर, हर कल्चर में अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो कि मतलब मैन और वुमेन जो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इस आधार पे जो होता है जी.आर. गुप्ता क्या जी ऑब्जर्व करते हैं और इसको डिफिनेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट जो है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू.एच.ओ कैसे जेंडर को डिफाइन करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो डब्ल्यू.एच.ओ जो है डिफाइन करता है, द वर्ड जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वुमेन एंड द मेन, बॉयज एंड द गर्ल्स। मतलब जो जेंडर जो टर्म है वह इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है कि उसको कैरेक्टर, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब मैन है या फिर वुमेन है, बॉयज है या गर्ल्स है, तो उसका रोल्स क्या होगा सोसाइटी में, उसका कैरेक्टर किस तरह से होना चाहिए, रोल्स, इस आधार पर कैसे डब्ल्यू.एच.ओ डिफाइन करता है। जेंडर इज रिलेटेड टू, जिसमें हाउ वी आर perceived and respected and expected to think and act as women and men because of the way of the society organized, not because of the biological difference। मतलब बायोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन के आधार पे नहीं, बल्कि बायोलॉजी जो होता है हमारा जैविक जो विभिन्नता है उसके आधार पर नहीं, हमारा जो सोसाइटी में जो हमारा जो रोल्स है, कैरेक्टर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके आधार पे जो होता है ये मतलब ये डिफाइन होता है जेंडर, मतलब डब्ल्यू.एच.ओ बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो है टॉपिक है जो है पैट्रियार्की। यहाँ पे तीसरा जो हमारा जो टॉपिक जो था आज का, पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की को हम बता दें, पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है जिसमें मेल डोमिनेशन होता है। वहाँ पे हमेशा मेल पावर को क्या चाहिए? प्रिविलेज होता है, और मेल पावर को क्या चाहिए? इंजॉय किया जाता है। तो वहीं इसमें तो मैंने इसको डिफाइन किया हूँ, और कुछ यहाँ पे जो पैट्रियार्की जो है एक थोड़ा सा लूजली डिफाइन किया हूँ, और कुछ जो है 1 2 3
चार गो थिंकर्स है, इनके बेस पे मतलब जो डिफाइन किया उसको मैंने इसमें मेंशन किया हूँ। तो देख लेते हैं पैट्रियार्की है जी। द टर्म पैट्रियार्की कम्स फ्रॉम द लैटिन, मतलब यदि इसका लिंगुअल ओरिजिन देखेंगे मतलब किस लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है, तब जो है तो लैटिन वर्ड से क्या चीज़ इसका ओरिजिनेशन हुआ है यानी निकला हुआ है। लैटिन वर्ड का टू है, एक पेटर जिसका मतलब होता है फादर, एंड आर का मतलब होता है रूल यानी रूल ऑफ द फादर, यानी पैट्रियार्क बोले ही। पैट्रियार्की जो है एक सोशल सिस्टम होता है जिसमें क्या चीज़ हमेशा प्रिविलेज किसका होता है, मेल मेंबर का, और मेल पावर जो होता है इसमें डोमिनेट करता है। Patriarchy is a system in which the males hold the primary power and decision making in family. Even descent is run by the oldest male members of the family. In patriarchal systems, male dominate the female in all respective sense. मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि पैट्रियार्की जो होता है एक क्या चीज़, एक सोशल सिस्टम जो होता है, इसमें डोमिनेशन जो मेल को होता है, उसका में जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो किसके पास होता है, मेल मेंबर के पास होता है। इवन जो डिसेंट जो होता है हमारा, जो लिनिएज या डिसेंट जो मतलब हमारा वंश परंपरा चलता है, वो भी ओल्डेस्ट मेल मेंबर के नाम से चलता है। अब यहाँ पे जो है एक रिचार्ड लियोन्टिन है, ये डिफाइन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो रिचार्ड लियोन्टिन जो होता है जेंडर पैट्रियार्की को डिफाइन करते हैं कि पैट्रियार्की परसिस्ट थ्रू जिसमें सोशल एंड द पॉलिटिकल रीजन्स रेदर देन द प्योरली साइंटिफिक रीजन। मतलब इसका जो पैट्रियार्की का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इसका, लेकिन ये उससे साइंटिफिक तौर पे इसका कुछ देना नहीं है, लेकिन ये जो पैट्रियार्की जो हमारा जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है फिर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, पॉलिटिकल रीजन के कारण से एंड सोशल रीजन। मतलब पॉलिटिकल रीजन या फिर सोशल रीजन क्या है, ताकि मतलब वुमेन को कैसे सबऑर्डिनेट करें, मतलब इसको अधीन बना के रखें, अधीनस्थ बना के। दूसरी का जो पॉइंट है, दूसरी का पॉइंट जो होता है स्टीवन गोल्डबर्ग है, ठीक है। दूसरी का आपका ऑथर है जो स्टीवन गोल्डबर्ग, इसको डिफाइन करते हैं कि पैट्रियार्की क्या होता है। तो ही आर्ग्यू दैट द सोसाइटी सोशल बिहेवियर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई जेनेटिक्स एंड दैट पैट्रियार्की राइज मोर एज अ रिजल्ट इन अकॉर्डिंग टू स्टीवन गोल्डबर्ग। यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट जो होता है, स्टीवन गोल्डबर्ग जो होता है ये डिफाइन करते हैं पैट्रियार्की जो होता है ना, पैट्रियार्की में जो देखते हैं हमारा सोशल बिहेवियर क्या होता है, हमेशा क्या चीज़ होता है, डोमिनेट करना, मेल जो होता है डोमिनेट करता है फीमेल को। तो ये जो बताते हैं स्टीवन गोल्डबर्ग जो है वो क्लेम करते हैं क्या चीज़ को, जेनेटिक्स को, अनुवांशिकता को क्लेम करते हैं, अनुवांशिकता को यह क्लेम करते हैं कि जो हमारा जो बिहेवियर जो होता है हमारा जेनेटिकली जो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। जो हमारा जो सोशल बिहेवियर जो होता है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो हमारा सोसाइटी में यदि मैं बिहेव जिस तरह से कर रहा हूँ, तो जो मेरा जो आगे का जो वंशज होगा उसका भी उसमें जो जीन का ट्रांसफ़र होगा वो भी उसी तरह से बिहेव करेगा सोसाइटी में। तो ये सोशल बिहेवियर के बारे में बोलते हैं, जो सोशल बिहेवियर का जेनेटिक होता है। और थर्ड जो है, थर्ड जो है थर्ड जो होता है अकॉर्डिंग टू इसमें गोल्डबर्ग, वो वहाँ पे स्टीवन गोल्डबर्ग था, यहाँ पे तीसरी का जो होता है गोल्डबर्ग है। ये गोल्डबर्ग बोलते हैं पैट्रियार्की को क्या चीज़ बोलते हैं, पितृसत्ता को क्या चीज़ एक इन्होंने यूनिवर्सल बोलते हैं, मतलब सार्वभौमिक बोलते हैं। मतलब कि इसको टेकन एज ग्रांटेड बोलते हैं, मतलब नहीं ये हर सोसाइटी में होता ही है, होना ही होना है। इनका कहने का मतलब ये है, क्यों, क्योंकि पैट्रियार्की जो होता है एक सोशल सिस्टम होता है, और सोशल सिस्टम में जो होता है
प्राइमरी जो होता है ऑथोरिटी या फिर जो ऑथोरिटी फिगर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मेल मेंबर होता है। और इस चीज़ को जो होता है मेल मेंबर के पास वो ऑथोरिटी या फिर पावर जो होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट करता है किसके ऊपर, वुमेन, चाइल्ड और जो वुमेन है, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द प्रॉपर्टी। इस चीज़ पे जो है हमेशा ऑथोरिटी जो होता है मेल मेंबर का होता है। इसलिए इन्होंने क्या चाहिए, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको क्या चाहिए एक पैट्रियार्की को क्या चाहिए एक यूनिवर्सल बताते हैं। अब जो आते हैं फोर्थ जो है आपका अकॉर्डिंग टू, जिसमें जर्डा लर्नर भी एक बहुत ही इमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मतलब अच्छा मतलब जाने पहचाने और महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पैट्रियार्की को डिफाइन करते हैं कि इन्होंने जो पैट्रियार्की को डिफाइन इस तरह से करता है कि जो पैट्रियार्की जो होता है इवन सोसाइटी इन विच द सेक्सुअल डिफरेंसेस आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ द डोमिनेशन। मतलब सेक्सुअल जो होता है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है जो वो पैट्रियार्की को जो डोमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं करता है, सबऑर्डिनेशन नहीं करता है, लेकिन फिर भी पैट्रियार्की क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है, पैट्रियार्की सोसाइटी में जो होता है एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो होता है ये बोलते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन टू मेन इज फीचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ऑल सोसाइटी पैट्रियार्की इज ऑफन आर्ग्यूज टू बी ड्यू टू द बायोलॉजी। मतलब कि इन्होंने जो है जो जार्डा लर्नर है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलते हैं कि बायोलॉजी के इन्होंने क्लेम करता है। बायोलॉजी के क्लेम करने का मतलब यह है कि ये बोलते हैं कि जार्डा लर्नर बोलते हैं कि बायोलॉजी इसलिए है क्योंकि वुमेन्स का जो प्राइमरी नेचर जो होता है ना, प्राइमरी रोल वो चाइल्ड केयरिंग होता है, चाइल्ड रेयरिंग का मतलब क्या है, बच्चे को जो होता है पालना। बच्चे को पालना के क्या आप ही बताइए, क्या बच्चे को पालना सिर्फ औरतों का काम है? नहीं। आज इस मॉडर्न युग में तो क्या चाहिए, एक मॉडर्न युग में देखिएगा कि यहाँ जो मैंने सर्कल किया हूँ ये जो है यहाँ पे जो होता है क्रेच है, CRECHE, क्रेच जो अल्टरनेटिव ऑफ द फैमिली है। मतलब कि आज मॉडर्न स्टेट में जो है मॉडर्न स्टेट में जो है एक क्या चाहिए, फैमिली के अल्टरनेट में क्या चाहिए, क्रेच आ गया, जो कि ये जो बच्चे को जो पालने और पोसने का जो काम करता है, जिसमें औरतें और बड़े जो शहर में जाइएगा, सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाइएगा तो वहाँ पे जो औरतें भी काम करते जॉब करती हैं और मर्द भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, क्रेच में रखते हैं। क्रेच मतलब सुबह को रखेगा, फिर शाम को जब ड्यूटी करके आए तो वहाँ से रिटर्न में उन्होंने बच्चे को अपने वहाँ से मतलब एज ए स्कूल ही होता है तो इसको क्रेच बोला जाता है, आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बायोलॉजिकल ही नेचर है कि जो हमेशा जो मेल जो होता है फीमेल को क्या है सबऑर्डिनेट करेगा या फिर उसको मेल ऑथोरिटी को एंजॉय करेगा। तो दोस्तों अभी तक ले जो हमने जो डिस्कस किया है, यदि आपको मेरा लेक्चर जो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम, मतलब पितृसत्तात्मकता की विशेषता क्या है। पितृसत्तात्मकता जो सोसाइटी होता है उसका क्या विशेषता होता है, इसमें मतलब कौन कौन से गुण पाया जाता है, कौन कौन से। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में जो होता है आपका ये मेल डोमिनेशन होता है। मेल डोमिनेशन का मतलब क्या चाहिए, पुरुष प्रभुत्व रहता है इसमें। कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है। हाँ, मेल डोमिनेशन का मतलब है या पुरुष प्रभुत्व, मतलब मेल जो होता है हमेशा डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो हमेशा मेल मेंबर के हाथ में होता है। और चाहे वो सोसाइटी या फैमिली हो, वहाँ पे देखिएगा तो मेल के पास हमेशा का जो डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, ऑथोरिटी रहता है। ओल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है वो ऑथोरिटी या पावर को क्या चीज होल्ड करता है और हमेशा क्या सुपीरियर कंसीडर किया जाता है।
जहाँ भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है वहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सेकेंड पॉइंट क्या चाहिए, तो मेल आइडेंटिफिकेशन होता है, माने पुरुष पहचान होता है। हर जितना भी मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, पितृसत्तात्मकता समाज होता है, वहाँ पे पितृसत्ता समाज में क्या होता है, डिसेंट जो होता है यानी डिसेंट या लीनिएज जो होता है, हमारा वंशज जो होता है वह मेल मेंबर के नाम से चलता है। तीसरी का थर्ड पॉइंट जो होता है मेल सेंटर्डनेस होता है, यानी पुरुष केंद्रित होता है। जितना भी डेवलपमेंट का काम या फिर डेवलपमेंट या फिर इन्वेंशन का जो काम होता है वो हमेशा मेल पे फोकस रहता है, वो हमेशा मेल मेंबर पे ही जाता है। अच्छा, इसमें तो मेन जो होता है हमेशा क्या चीज़ है, हीरो के तौर पे मतलब पितृसत्तात्मक समाज में मतलब कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। सोशल इंगेजमेंट्स और द इंटरटेनमेंट जो होता है हमेशा मतलब इंजॉय करना है तो हमेशा क्या होता है, खुल के जो करता है वो मेल मेंबर करता है पितृसत्तात्मक। और यहाँ पे फीमेल को बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रहता है, जिसमें घर से बाहर नहीं जाना है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो ऑपरेशन ऑफ द वोमेन, मतलब महिलाओं का उत्पीड़न होता है। जितना भी जहाँ भी पितृसत्तात्मकता समाज होता है वहाँ पे वो हमेशा महिलाओं का उत्पीड़न होता है, जिसमें वोमेन इज ट्रीटेड एज क्या है, चीप लेबरर। मतलब सवेरे से शाम तक औरत घर में काम करती है, लेकिन शाम को जो पति आता है तो बोलता है तुमने क्या की है, तुमको तो घर में तो सिर्फ रहना है। सेकेंड है तो वोमेन आर नॉट अलाउड टू, जिसमें राइज अप टू लीडरशिप लेवल्स और मेक डिसीजन। मतलब वुमेन्स को कभी भी मतलब डिसीजन मेकिंग के तौर पे इसको नहीं लिया जाता है, या फिर उसको उतना एंजॉय करने का ही नहीं था, हमेशा कभी भी नहीं अलाउ किया जाता है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डिटर्मिनेट इंडिपेंडेंस एंड द चेंज टू एनी सोशल ऑर्डर। किसी भी सोशल ऑर्डर में जो था वुमेन्स को क्या चाहिए, मतलब इतना आज़ादी नहीं दिया जाता कि वो अपना इंडिपेंडेंस को व्यक्त प्रदर्शित कर सके, आज़ादी को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आ गया नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो था लास्ट जो था ब्यूरोक्रेसी एंड पितृसत्ता, ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की, यानी नौकरशाही और पितृसत्ता। ब्यूरोक्रेसी जो है अभी तक इसमें पढ़ेंगे, और पितृसत्ता जो होता है उसमें देखते हैं उसमें क्या चीज़ हायरार्की होता है, उसमें और डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, यानी मर्द जो होते हैं औरत को क्या चीज़ होता है, अधीनस्थ करके रखते हैं और हमेशा पावर इंजॉय करते हैं। तो उसी तरह होता है ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की जो है दोनों को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की जो होता है दोनों में सिमिलरिटी कुछ कुछ होता है, और इसमें दोनों का विशेषता भी है एक जैसा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया हूँ, इस लेक्चर को यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर अपने दोस्तों के पास, और लाइक भी कर दें बेल आइकन को हिट करके। तो दोस्तों यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की जो है थोड़ा सा देखते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया ना पिरामिड का, जो साइड में कोना में राइट साइड में दिखाई दे रहा पिरामिड का, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक हायरार्की है, माने पदानुक्रम है, एक लैडर की तरह है। मतलब पहला लैडर चढ़िए, फिर दूसरा, तो तीसरा, तब जाकर टॉप पे पहुँचेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर मतलब ब्यूरोक्रेसी में यही होता है। जो मॉडर्न स्टेट का जो राइज हुआ ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो सोसाइटी चलता है, देश चलता है, कंट्री चलता है, स्टेट चलता है, तो वहाँ पे जो होता है इस स्ट्रक्चर को लाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को, यानी नौकरशाही को लाया जाता है। इसमें ये होता है कि इसमें हायरार्की होता है, पदानुक्रम होता है। जो ऑफिसर जो होते हैं उनका रैंकिंग होता है, जिसमें पुलिसिंग सिस्टम में देखिएगा तो सबसे नीचे कांस्टेबल होगा, उसके बाद हेड कांस्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ASI हो जाएगा, फिर SI होगा, उसके बाद इस तरह से मतलब पदानुक्रम जा करके और टॉप पॉइंट पे क्या चाहिए, एक अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो दोनों में सिमिलरिटी है ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की। और इसमें ये भी है कि इसमें भी जो होता है ब्यूरोक्रेसी में जो ऊपर वाले जो टॉप पे बैठे हैं वो नीचे को क्या चाहिए, सबऑर्डिनेट करते हैं और क्या चाहिए, एक्सप्लॉइट भी करते हैं कभी कभी, और वे उनको शोषण करते हैं इस तरह से, मतलब जिस तरह हमारे पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता में होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी और पितृसत्ता को क्या चाहिए, एक साथ जोड़ कर देखा गया है, और सोसाइटी में कैसे दोनों क्या चीज़ ऑपरेट करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की बोथ आर जैसा इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल्सो सिमिलरिटी इज फाउंड इन सम डिग्री, जिसमें हायरार्की इज फाउंड इन बोथ। अभी मैंने वहीं डिस्कस किया हूँ, जो दोनों में जो देखिएगा पितृसत्ता में और ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही में, वो दोनों में हायरार्की यानी पदानुक्रम होता है। ये भी दोनों में क्या चाहिए, एक सिमिलरिटी है।
अच्छा, डोमिनेशन इज ऑल्सो अनदर सिमिलरिटी इन बोथ, मतलब हाँ डोमिनेशन अभी बोला कि ऊपर वाले जो ऊपर अधिकारी जो है नीचे वाले को क्या चीज शोषित करते हैं, यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, अधीनस्थ करते हैं। हायरार्की इज मेंटेन इन बोथ ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की फॉर डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। हाँ वही ब्यूरोक्रेसी जो हायरार्की जो मेनली जो है दोनों में ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की में क्या जी हायरार्की को मेंटेन किया जाता है, किस लिए, ताकि इसमें डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन किया जाता है। जिसमें पैट्रियार्की में क्या जी मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, और इसमें जो होता है अपर वाले जो अपर पोजीशन पे जो होता है वो लोअर पोजीशन वाले जो भी मतलब कार्मिक है उसको क्या कहते हैं, डोमिनेट करते हैं या फिर सबऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मेन यूज ब्यूरोक्रेसी टू सस्टेन देयर पावर एंड वुमेन ओवर वुमेन, मतलब मेन जो होता है वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं क्या जी के लिए, टू सस्टेन देयर पावर ओवर वुमेन, वुमेन पर जो औरत पे जो होते हैं ये यानी फीमेल पे जो होता है मेन जो होता है अपना पावर को सस्टेन करने के लिए क्या ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग करते हैं। इन स्टेट एजेंसी या फिर कॉरपोरेशन जो कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर ट्रेड यूनियन है या फिर मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड मेन, मतलब इन जितना भी मतलब चाहे वो स्टेट एजेंसी हो, जैसे अभी पुलिसिंग बोले आर्मी बोले हैं और भी जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, या फिर कॉरपोरेशन जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी होता है वहाँ भी क्या चीज़ ब्यूरोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है। उस वहाँ पे क्या देखेंगे वहाँ पे हमेशा टॉप पे क्या होता है मेल मेंबर होता है, और मेल मेंबर जो होता है ब्यूरोक्रेसी में जो होता है मेल मेंबर क्या जी हमेशा टॉप पोजीशन को जो सीओई जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमेशा मेल को वहाँ पे रखा जाता है। और उसी तरह का चीज़ सेम जो होता है हमारा फैमिली और सोसाइटी में भी होता है। और जो होता है अच्छा फिर वोमेन जो होता है वोमेन आर कंसंट्रेटेड इन लोअर पोजीशंस लाइक जिसमें टाइपिस्ट, और यहाँ पे जो देखेंगे वो वोमेन जो होता है हमेशा लोअर पोजीशन पे क्या चीज़ इनको रखा जाता है, जिसमें टाइपिस्ट के काम करने के लिए, प्रोसेस वर्कर्स के लिए या फिर क्लीनर के रूप में क्या चीज़ वोमेंस को यहाँ पे रखा जाता है ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में। तो इसलिए देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की जो है दोनों जगह क्या चीज़ वोमेन को क्या चाहिए सबऑर्डिनेशन हो रहा है, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वहाँ पे डोमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग जो है ब्यूरोक्रेसी और पैट्रियार्की में पॉइंट वाइज लिख करके हम लोग सिमिलरिटी भी क्या है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेज है, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू।